This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुएब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। स्क्रीन शेयर है आपके साथ? जी सर। अच्छा जी, अभी तक हमने जो चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था उसमें जो इम्पोर्टेंटली हमने बात की कि व्हाट इज मेंट बाय अ पर्सन मीन इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। आज कल जी इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि रोज़ा होगा। बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, हमें भी हिम्मत दे, हम सबको, कि हम रमज़ान की तैयारी करें और उसका जो हक है वो भी हम अदा करें। और मेरा बेटा, इसके अंदर ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं रखना, अपने जिस्म का, अपने बाकी अज़ा जो है, हमारे आँखें हैं, कान है, पूरे जिस्म का रोज़ा होगा, यानी रूह और जिस्म दोनों मिल के जो है वो फिर हमें उसका पूरा अजर मिलता है। ये नहीं कि हम जो है वो सिर्फ भूखे प्यासे तो हों, लेकिन बाकी जो है वो सारे काम हम इसी तरह करते रहें, वो बात ठीक नहीं है। गैर महरम को ना देखें, कोई गलत प्रोग्राम जो है वो ना देखें, कोई जो है वो इसी तरह गीबत ना करें, तो रूह और जिस्म दोनों के को मिला के फिर जो है ना ये सही रोज़ा होगा आपका। तो रमज़ान इसीलिए कहा गया कि ये आपके लिए तकवा जिस्म के अंदर पैदा करें, ताकि रोज़े रखो, ताकि तुमको मुत्तकी बनाया जाए। तो मुत्तकी तो रूह की होगी, जिस्म का तो नहीं होना ना, वो तो फिर डाइटिंग ही हो सकती है। बहरहाल, तो पर्सन से हमने बात डिस्कस की, फिर उसकी जो अगली जो बात हमने डिस्कस की उसमें ये था कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का क्या इम्पैक्ट है। हमने कहा कि जो रेजिडेंट होगा वो पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों भी पाकिस्तान में टैक्स देगा, और जो नॉन रेजिडेंट होगा वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देगा। कल जो बेसिक डिस्कशन हमारी हुई पिछले लेक्चर में वो थी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कैसे पता चले, हाउ वी कैन से दैट अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इसके ऊपर हमने बात की थी। अच्छा, इसके ऊपर हम एक आध क्वेश्चन और कर लें उसके जो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर पास पेपर में आए हुए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
शुएब, आपके पास ना माइक की ऑप्शन मैंने आपको दी हुई है बेटा, तो आप जो है अपने पास से म्यूट ऑन कर सकते हैं। अगर किसी का माइक ऑन रह जाए तो आप जी उसको सर। म्यूट ऑन कर सकते हैं। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर जो कल वाला लेक्चर था वो अपलोड हो गया आपके यूट्यूब चैनल पे? नहीं बेटा, मैं हर जो है ना वो मेरा लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। वो कॉलेज की पॉलिसी जो है ना, वो तनवीर साहब से मैंने कहा था कि आप ज़रा वो राब्ता कर लें आप, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने किसी लेक्चर का लिंक सेंड तो किया था, अगर आपको याद हो तो। वो पता ये नहीं, वो सर पहला आपने लेक्चर था बताया था इससे। कि टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 में ये लेक्चर है, रेजिडेंशियल स्टेटस, आपके यूट्यूब हाँ चैनल पे जी, पड़ा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो बेटा मेरा सर वो जाके ना। स्पेसिफिकली कल वाला लेक्चर चाहिए था, क्योंकि सर वो मैंने आधा लेक्चर लिया था, उसके बाद मुझे मसला हो गया था, तो उसके बाद फिर नहीं था दे पाया। मैं वही बेटा कि आप जो है वो आपने वो देखा टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2। सर वो मैंने वीडियोस देखी थी, लेकिन मैंने लेक्चर नहीं था वो वाला पूरा लिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बेटा वो आप देखेंगे तो आपको कल वाला इंशाल्लाह उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो आपकी वो कंपनसेशन हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद कल हमने कहा कि एक दो चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर लें। देखें जैसे 11 है, तो मिस्टर मंगू मोची इज़ अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड and visits Pakistan frequently. He intends to set up a Qasim, एक मिनट बेटा फोन। अच्छा जी, sorry. Mr. Mangu Mochi is a citizen of England and visits Pakistan frequently. He intends to set up a business in Lahore and he is concerned about his tax status. He wants to know as to which of the following days shall be counted for the purpose of his tax residential status. Days he spends in England but busy in planning of business setup in Lahore. जो इंग्लैंड में उसके दिन है वो तो उसमें शामिल नहीं होंगे। डेज इन कराची फॉर मीटिंग विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, तो ये वाले दिन उसमें शामिल होंगे अगर वो कराची में आके मीटिंग्स वगैरह करता है। अ डे इन ट्रांजिट इन कराची वाइल ही वाज गोइंग टू दुबई फ्रॉम लंदन, ये भी दिन शामिल नहीं होंगे। फ्यू डेज इन पाकिस्तान विदाउट एनी बिजनेस एक्टिविटी ड्यू टू रिलीजियस हॉलीडेज, तो ये भी उसमें शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम 14 देखिएगा जी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच एन इंडिविजुअल हैज टू बी प्रेजेंट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर टू बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट फॉर दैट टैक्स ईयर्स। 120 days continuously or in different period during a tax year and 360 days during the preceding 4 tax years. 120 days continuous during a tax year, 183 days continuous or in different period during a tax year, 182 days। अच्छा, इसमें जो है ना वो 360 की बजाय मेरा ख्याल है कि वो 365 है। ठीक, ड्यूरिंग एंड इन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 4 ईयर, इसलिए मेरा ख्याल ये भी गलत ऑप्शन है। 120 डेज के साथ ये पूरी ऑप्शन होगी तो ठीक होगा, 183 डेज के साथ तो वो होगा ही होगा, और 120 डेज जो है ये नहीं बनते इसके। तो इसलिए जो मेरे ख्याल में इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है। एमसीक्यू तो नहीं आते, लेकिन हम सिर्फ जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
Chin-Chu-Chi Limited is a company incorporated under the company's ordinance. The control and management of the affairs of was situated partly in China, where most of the directors reside. CCL is resident company. अच्छा, अब देखें चूंकि ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी हुई है तो फिर ये रेजिडेंट होगी, फिर हम किसी को भी कंसीडर नहीं करेंगे। जब इनकॉर्पोरेट हो गई तो फिर बात खत्म हो। अच्छा, इसमें देखिएगा ये मार्च 2006 में क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। मिस्टर ए, अ पाकिस्तानी सिटीजन, रिटर्न टू पाकिस्तान इन नवंबर 2007। नहीं, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। March 2019, briefly discuss the residential status of the following persons under the income tax ordinance for the tax year of following persons under the income tax ordinance for the tax year 2008। ये देखिएगा, जब हमें ये ना बताया जाए कि ये स्पेशल या नॉर्मल टैक्स ईयर है तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 जुलाई X7 से 30 जून X8 तक इसको कंसिडर करेंगे। उसने कहा ब्रीफली डिस्कस, ये लफ्ज़ को आपने ध्यान से देखना है। आपने ये भी देखना है कि एग्जाम में आंसर कैसे करने हैं, क्योंकि हम सीए का एग्जाम कर रहे हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें देखना भी ज़रूरी है। अगर तो वो कहे जी वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तो आपने सिंपल ये बताना है ये रेजिडेंट है और ये नॉन रेजिडेंट है। लेकिन वो कह रहा है डिस्कस करें, तो इसमें हमें आंसर एहतियात से करना चाहिए कि हमने इस बात को डिस्कस करना है। वो कैसे करना है? कहता आसिफ इज एन एम्प्लॉई ऑफ बलोचिस्तान गवर्नमेंट हु वाज बीन सेंट टू यूके फॉर एन ऑफिशियल असाइनमेंट ऑन फर्स्ट फॉर 2 years। अब देखें, ये 1 दिसंबर X6 को चला गया, यहाँ ये पाकिस्तान से बाहर क्या हुआ है, और देखें वो पूछ क्या रहा है 2000 X8, और वो नहीं बता रहा कि वो पाकिस्तान आया या नहीं आया। इसका मतलब उसका हमारे पीरियड में जो स्टे है वो 0 days का था। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे हमें प्रोफेशनली करना चाहिए? मिस्टर आसिफ स्टे ड्यूरिंग द करंट टैक्स ईयर इज 0 days, राइट? या बताएंगे कि स्टे ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इज नो, देयर इज नो stay in during from 1 July X7 to 30 June X8। आप बताएंगे, फिर आप लिखेंगे however because Mr. Asif is an employee of Balochistan provincial government, right, and posted abroad, that is why without any condition he is a resident person of Pakistan। ये पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन है, इसलिए इसके दिन को हम काउंट नहीं करेंगे। अगर आप सिंपल इसका आंसर ये लिख देंगे कि जी ये रेजिडेंट है एग्जाम के अंदर, तो हो सकता है कि आपको पूरे नंबर ना मिले, क्योंकि एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा ये रेजिडेंट है या नॉन है, उसने कहा डिस्कस करें, तो डिस्कस करके आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। मैसर्स अख्तर एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप। देखें, कंपनी डजंट मीन सीओई, कंपनी डजंट मीन कि ये कंपनी है, ये बात जहन में रखें। ठीक है, कंपनी के साथ एक लफ्ज जुड़ा होता है लिमिटेड, राइट, या वो उन कंडीशंस को पूरा करे जो हमने डिस्कस की थी। वो कह रहा अब पार्टनरशिप फर्म, इसका क्राइटेरिया अपना है कि अगर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो पार्शली या होली पाकिस्तान में सिचुएटेड होगी। डूइंग बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान एज वेल एज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड पार्टली इन यूएई एंड पार्टली इन पाकिस्तान। तो आप इसका सिंपल ये आंसर करेंगे because this is a partnership firm and according to the provisions of Income Tax Ordinance 2001, because the management and control of its affairs is situated partly in UAE and partly in Pakistan, that is why it is resident। तो इसका भी आप आंसर बाद में लिखेंगे कि ये रेजिडेंट है। ये बात इस तरह से हम इसको आंसर करेंगे। तो ये देखें, दो चीजें जरूरी है जी।
सर जो जी पॉइंट बेटा। 1 आसफ इज एन एम्प्लॉय ऑफ बलोचिस्तान गवर्नमेंट, हाँ जी, हाँ जी, सर इसमें लेकिन उसने बताया नहीं कि ये कब वापस आ रहा है, लेकिन उसने ये तो कहा है कि ये फॉर 2 years गया है, मतलब 2 साल के लिए गया है सिर्फ। हाँ जी। तो इसका तो मतलब सर ये है कि असम्पशन करेंगे ना कि अभी तक वो बाहर ही है, वापस कब आएगा ये? अभी तक तो उसने नहीं बताया ना कि ये गया हुआ है, वो कहता है 2 सालों के लिए गया हुआ है। ठीक है, कहाँ लिखा है फॉर 2 years। तो ये इसका पहला साल जो है वो कंप्लीट होगा X7 को और दूसरा साल कंप्लीट होगा X8 को। तो इसका मतलब है कि X8 जो है वो यानी जो यकम, अगर फर्ज करें हम यकम दिसंबर भी ले तो इसी के बाद ही डेट आ रही है ना। इसका मतलब ये अज्यूम यही किया जाएगा कि अभी पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान नहीं आया। एडिशनली आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि अच्छा इसका तो डेज के साथ बेटा कोई ताल्लुक है ही नहीं। बात यह है कि इसका तो डेज 120 हो या ना हो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा प्रोविंशियल, लोकल या फॉरेन की फेडरल गवर्नमेंट का, वो अगर पोस्टेड अब्रॉड है तो फिर हमें उसको ये नहीं देखना। फिर तो सिंपल यही जवाब देना है कि वो उसका एक ही क्राइटेरिया वो यही है, उसके लिए डेज जो है वो कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। जी ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। जी सर ये पॉइंट 2 का जो आंसर आपने लिखवाया है वो एक थोड़ा सा रिपीट कर दें, मेरी आधी लाइन है अच्छा, पॉइंट 2 का सर अब पता नहीं वो मैं प्लीज। शायद वो दोबारा ना उसको कर दूं। हम इसमें लिखेंगे मैसर्स अख्तर एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म। अब उसमें मैंने पहले क्या सर आपकी इसका वो आपने सारी आंसर लिखा है, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर होली एंड पार्शली सिचुएटेड इन पाकिस्तान, देयरफॉर इट इज रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट AOP because the management and control is of the affairs of Messrs Akhtar and Brother, Akhtar and Company is situated party in UAE and party in Pakistan. That is why it is a resident AOP. ये रेजिडेंट AOP बनेगी। ठीक, इसका आंसर नीचे देखिएगा, जिसके साथ स्टार लगा हो ना तो उसका आंसर आपकी किताब में मौजूद होता है। ये देखिए, तो इसका आंसर आगे नीचे भी लिखा होगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है जी, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है सितंबर 2011 में आया हुआ। देखें बार बार कितनी रेपिटेशन हुई हुई है इसकी। Briefly discuss the residential status of the following person for the tax year 2008 under the Income Tax Ordinance 2001। यहाँ फिर उसने वर्ड यूज किया ब्रीफली डिस्कस, तो हमें इसको डिस्कस करना होगा। अगेन उसने उसकी जो है वो हमें कुछ नहीं बताया, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई X7 से 30 जून X8 तक। इसको नॉर्मल हम ट्रीट करेंगे, अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं तो हम उसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे। कहता है जी, मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग एज एन इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, ऑन 1 November he was posted to Pakistan embassy in Canada for 3 years। तो भाई बात खत्म हो गई। इसे कभी उसी तरह ही आप आंसर करेंगे, इसके दिन काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल उसका आंसर क्या करेंगे कि ये है। अच्छा, इसके अंदर एडिशनल अगर आप करना चाहें तो ये 1 November को गया है ना यहाँ पे, तो इसके जो है वो 183 डेज कंप्लीट नहीं हो रहे, 120 डेज कंप्लीट नहीं हो रहे। आप बेशक ये भी लिख सकते हैं, ऑल्दो कि Mr. Shah does not complete his 120 days in Pakistan. However, because he's an employee of the federal government and posted abroad, that is why he is the resident of Pakistan। तो ये क्या होगा, पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। इसकी रीजन पहले दें फिर उसके बाद बता दें कि ये रेजिडेंट होगा। AS लर्निंग सेंटर इज अ पार्टनरशिप कंसर्न। देखिए ये AOP है और AOP का फिर वही क्राइटेरिया, providing IT training to professionals in Pakistan, UAE and Saudi Arabia up to 31st of July X7। यानी इस महीने में, जुलाई के महीने की ये बात कर रहा है कि यहाँ तक the management and control of its affair was situated party in Pakistan। However, with effect from 1st August, the entire management and control of the affairs of the partnership was shifted to दुबई। वो चली गई। तो बेटा वो एक दिन भी, पार्टली से मुराद तो एक दिन भी हो सकता है। तो हम अगेन इसका यही आंसर लिखेंगे, एस
the management and control of the AS Learning Center was partly situated during the current tax year. That is why AS Learning is a resident for tax year 2000X. हमारे लिए क्या होगी, वो रेजिडेंट होगी, क्योंकि लॉ ने दिनों को पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ दिन नहीं बताया, उसने पार्टली का वर्ड यूज किया है, और पार्टली से मुराद एक दिन भी हो सकता है। Mr. LT was sent to Pakistan on a special assignment by his UK-based company on 1st March। देखिएगा, अब वो मिस्टर जो है ना, वो कब आ रहे हैं LT? 1st March X8 को, ठीक है। He left Pakistan on 9th, और वो यहाँ पर आए, और उन्होंने पाकिस्तान कब लेफ्ट किया? 9th of September, 9th of September X8 को, और आए कब हैं जी हमारे पास? वो 1st March X8 को। अच्छा, अब इसको डिस्कस करने का क्या तरीकेकार है कि पहले तो आप इसके टोटल दिन कैलकुलेट करें, कितने बनते हैं, ठीक है। मार्च के 31 डेज, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। देखें, अप्रैल के कितने हो गए हमारे? मई के 31, जून, अगस्त, जुलाई एंड अगस्त, 9 डेज। तो बेटा जरा काउंट कीजिएगा, कितने हो गए ये? सर 163। 163 डेज। अच्छा, अब जो है वो मिस्टर LT जो है वो इस दिन पाकिस्तान आया था। अब इसके अंदर, लेकिन उसके हमें दिन कौन से चाहिए? सिर्फ यहाँ तक। तो हम इसका बताएंगे कि द टोटल स्टे ऑफ मिस्टर LT इन पाकिस्तान वाज 163। हाउएवर, हम फिर उसकी बात करेंगे। हाउएवर, उसका यहाँ तक दिन काउंट करें, कितने बनते हैं? 122 ये बनते हैं ना यस सर, दिन, यानी हमने यस तो जून तक करना है। फिर आप बताएंगे हाउएवर the time frame, the total days spent in Pakistan are 122 days। ठीक है, इसमें ये किया जाएगा। अब 122 डेज में एक बंदा पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट हो सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो पिछले 4 सालों में 365 डेज पाकिस्तान में रहा। चूंकि हमें अब ये वाली पिछली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मौजूद नहीं, तो ही विजिटेड पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 4 years। तो हम ये कहेंगे एज ही, सॉरी इंफॉर्मेशन ये बताई गई है इसके अंदर, हम इसके अंदर फिर बताएंगे कि बिकॉज ही स्टे इन द लास्ट 4 years इन पाकिस्तान फॉर लेस देन 365 days, दैट इज वाई द क्राइटेरिया फॉर मिस्टर, नहीं यहाँ अगस्त तक हम गए बेटा, इससे आगे जाना था। अगस्त में और सितंबर तक हमने यहाँ पर जाना था। अगस्त के हमारे पास 31 और सितंबर के 9 डेज, इसको हमने टोटल करना, क्योंकि सितंबर तक जाना है ना। बहरहाल हमारा तो इन डेज से कंसर्न नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्जाम में बताने के लिए ये काफ़ी है कि भी उसका स्टे कितना था। तो हम बताएंगे मिस्टर ए इज़ अ नॉन रेजिडेंट फॉर द टैक्स ईयर 2000 X8 although he completes 122 days, but the second condition of 365 days he does not meet that, that is why he's a non-resident। हम बता देंगे कि ये non-resident, ये 120 डेज उस बंदे के लिए है जिसके पिछले 4 सालों में 365 डेज कंप्लीट हो। F Trading LLC was incorporated as a limited liability company। देखें ये कंपनी है इन UAE। अब इसका मतलब पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो अब इसकी जो दूसरी कंडीशन देखी जाएगी, इसकी मैनेजमेंट क्या थी? द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर आर सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। तो पहली कंडीशन तो उसने मीट नहीं की, लेकिन दूसरी मीट कर गई, तो इसलिए हम बताएंगे ऑल्दो द एफ ट्रेडिंग LLC was not incorporated in Pakistan under any law, however
its management and control of its affair were situated wholly in Pakistan. That is why this company is resident. तो इंशाल्लाह आपको इस तरह से 8 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आप सिर्फ ये बताते जाएंगे कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो फिर उस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। बाकी इसके जो है वो क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। इसमें चले इसको भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी और कैलकुलेशन हमसे करवाई है। रिक्वायर्ड, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी तो पहले उसको देखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन को स्टार्ट से पढ़ेंगे। तो इसका मतलब पहले हमें उसको यहाँ से देखना है। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय मार्गरेट फॉर कंडक्टिंग द वर्कशॉप सेशन ड्यूरिंग टैक्स ईयर X8। देखें जी, तो हमारा टैक्स ईयर फिर वही हुआ 1 जुलाई X7 से 30 जून X8 until unless के एग्जामिनर हमें बता ना दे। Margaret, a German national, was employed as a technical manager of F Chemicals Limited, a resident company. On 1st of October, for a term of 2 years, under the terms of employment, she was allowed to deliver lectures at various professional organizations. During tax year, she conducted 3 workshop sessions, the detail of which are as follows. इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसके डेज की कैलकुलेशन नहीं बताई गई, तो वो पूरा साल यहाँ पर प्रेजेंट थी, तो फिर क्या हुई, हमारे लिए रेजिडेंट हो गई। और रेजिडेंट की क्या होता है, पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पाकिस्तान में टोटली टैक्स होंगी। A fee of this in equivalent Pak rupees was received from a local event manager. The fee was credited to her bank account maintained in Karachi. तो ये टोटली टैक्सेबल होगी। A fee of 25,000 was received in German in her Munich bank account. ये भी टोटली टैक्स होगी और दुबई की भी टोटली टैक्स होगी। इसकी एक एक्सेप्शन है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक वो कैच है, उसको हम बाद में देखेंगे। एनी हो, आप इसका आंसर देख सकते हैं। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट, हमारा जो वही जो बेसिक था आज उसकी हमने प्रैक्टिस की कुछ, के उसके आंसर्स को हमने देखा। अब हम चलते हैं उसके ऊपर, उसी का एक पार्ट 2 है जिसको हम स्कोप ऑफ इनकम कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो। उसको ज़रा ध्यान से आज आपने सुनना है। इसके बाद मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, तो आपने उस लिंक पे जाके उसको सॉल्व करना है, तो फिर मैं देखूंगा कि आपको क्या समझ आई। और अगर यहाँ टाइम ना मिला मीटिंग में, तो लिंक आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा। उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने एक MCQ ओपन होंगे, आपने उनको तरीके से पढ़ने के बाद हल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक ये था कि अ पर्सन में बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमारे पास हमने कहा कि अ पर्सन में बी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अगर आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो तो टैक्स होनी है, लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स लगेगा। अभी जो बात हम डिस्कस करने लगे हैं वो एक एक्सेप्शन है। क्या? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, क्या मैंने कहा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस the foreign source income of
under what circumstances the foreign source income of resident is exempt. You can say that this is the deviation from the normal rule. Normal rule यही कहता है अगर एग्जाम में कोई एक्सेप्शन मौजूद नहीं तो आपने इस फॉरेन सोर्स इनकम को खुद से कभी भी रेजिडेंट के लिए एग्जाम्प्ट नहीं करना, ये बात ध्यान में रखनी। फॉरेन सोर्स इनकम का लिंक किसके साथ है? रेजिडेंट के साथ। अब जो बात हम डिस्कस करेंगे उसमें हम ये बात डिस्कस करेंगे कि रेजिडेंट जो है वो किन हालात में उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सोर्स इनकम, ये बात ध्यान में रखनी है। हम फॉरेन सोर्स इनकम की रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट, मैंने कहा कि आपके चैप्टर में ये दोनों तरीकों से थ्योरेटिकली प्लस न्यूमेरिकली, ये आपने इसको क्या कर लेना है? रट्टा लगा लेना है। ये आपके लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और एग्जाम में एक दफा उसने ये भी पूछा हुआ कि स्कोप ऑफ इनकम, ठीक है, और टैक्सेबल इनकम, स्कोप ऑफ इनकम, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के ऊपर उसने बात की। अब देखिएगा, अ रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम। वर्ल्ड ओवर इनकम मीन पाकिस्तान प्लस फॉरेन सोर्स, पूरी दुनिया की इनकम टैक्स होगी, subject to agreement for the avoidance of double taxation tax treaty. A non-resident person is taxable only for his Pakistan source income subject to tax treaty. अब ये tax treaty क्या है पहले ये देखिए, ये मैं आपको समझाऊं। लेट्स सपोज के आप अज्यूम करें कि पाकिस्तान और यूके के दरमियान ट्रीटी है। ट्रीटी कहते हैं एग्रीमेंट को, बायलेटरल ट्रीटमेंट है, ट्रीटी है। ट्रीटी ये है कि यूके गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहती है कि आपके वो रेजिडेंट, आपके वो लोग जो रेजिडेंट हैं आपके, लेकिन उनकी कुछ ज़मीन यूके में मौजूद है, उनका एक घर है यूके के अंदर और उन्होंने उसको रेंट पे दिया हुआ है और यूके गवर्नमेंट उनसे उसका रेंट पे टैक्स ले रही है। इसी तरह एक साहब जो हैं वो यूके के रेजिडेंट हैं और उनकी ज़मीन जो है वो पाकिस्तान में है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको रेंट आ रहा है इसके ऊपर, और इस रेंट के ऊपर टैक्स जो है वो एफबीआर उनसे ले रहा है। ठीक, अच्छा, अब पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप बाहर के मुल्क में टैक्स दें या ना दें, आपका ये रेंट पाकिस्तान में क्या होना चाहिए? टैक्स होना चाहिए। लेकिन इन दो मुल्कों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि आपके रेजिडेंट से अगर हम टैक्स लेंगे तो आप उस इनकम पे दोबारा टैक्स नहीं लेंगे। इसी तरह जिस शख्स से आप रेंट पे टैक्स ले लेंगे, अगर वो हमारा रेजिडेंट है तो हम भी उसे टैक्स नहीं देंगे। इट मीन्स कि अगर दो मुल्कों में टैक्स ट्रीटी हो इस तरह की, तो उस सूरत के अंदर हमारी पहली एक्सेप्शन ये होगी कि उसकी अगर इनकम वहां पर टैक्स हो चुकी हुई है और एग्रीमेंट है तो फिर दोबारा वो इनकम पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। राइट, तो ये पहले हमारा जो बेसिक रूल है दैट द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ द रेजिडेंट शैल बी टैक्सेबल, उसकी पहली एक्सेप्शन आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? टैक्स ट्रीटी। क्या लिखेंगे? टैक्स ट्रीटी आप जो है ये इसमें मेंशन करेंगे। अच्छा जी, अब लिख देखिएगा, टैक्स ट्रीटी शैल अप्लाई इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन लोकल लॉज एंड टैक्स ट्रीटी। If a tax treaty provides exemption to a particular income, say dividend income, then the local laws regarding taxability of dividend would have no effect. If that provide exemption to particular income, ये आप एग्जाम्पल दें या ना दें अभी इसको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना बता सकते हैं एग्जाम के अंदर कि द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ द रेजिडेंट पर्सन मे बी एग्जाम्प्ट अंडर टैक्स ट्रीटी, वो एग्जाम्प्ट हो सकती है। ठीक है जी, तो बाकी ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसको रीड कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा।
अच्छा, अब ये अच्छा, इसके अंदर जो टैक्स ट्रीटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबके लिए इक्वल है, इंडिविजुअल के लिए, एओपी के लिए और कंपनी, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। लेकिन अब जो अगले कॉन्सेप्ट है ना, ये वाले जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का ताल्लुक जो है ये बेटा याद रखें इंडिविजुअल के साथ। यानी ये एप्लीकेबल कब होंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे अंडर द फॉलोइंग 3 सर्कमस्टांसेस द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ द रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी एक्सेप्ट। ये बात याद रखेंगे, ये तीनों जो चीजें अभी मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, इसका ताल्लुक जो है वो एओपी और कंपनी के साथ नहीं है। इट्स ओके। चलें, पहला है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। दूसरी टर्म जो यहाँ पर यूज हुई वो है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ठीक, अच्छा पहले इनको जरा अंडरस्टैंड करें, फिर आगे चलते हैं कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट क्या होता है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखें जैसे चाइना है, तो हम अपने मुल्क के अंदर एक डैम बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक, तो चाइना में मिस्टर चू इन लाई है, उसको हम उसकी सर्विसेज को हायर करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई आप आगे हमें पाकिस्तान में तो हमारी सर्विसेज हमें आप प्रोवाइड करें, ठीक है, और जब ये डैम बन जाए उसके बाद अपने मुल्क में वापस चले जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्टे पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म होगा। यहाँ शॉर्ट टर्म से मुराद क्या है, 3 ईयर्स, 3 साल। ठीक हो गया। आगे है रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, ये उलट है। अब इसकी एग्जांपल लें कि पाकिस्तान में एक मिस्टर थे, मिस्टर ए, वो पाकिस्तान से यूएई चले गए या सऊदीया चले गए। वो पाकिस्तान से काफ़ी देर पहले वो यूएई में स्टे कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप समझें कि अभी 2020 है, तो ये 2010 के वहाँ पर गए हुए और वहीं इनका स्टे था। अब यूएई ने क्या किया कि वहाँ पर डाउन साइजिंग की और इनको 2020 के अंदर पाकिस्तान वापस भेज दिया, या ये वहां से छोड़ के पाकिस्तान वापस आ गए कि जी मैं अब पाकिस्तान ठहरूंगा जाके। तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। तो इन दोनों की सिचुएशन अलग है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वो है जो हमारे मुल्क में आया हुआ है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वो है जो हमारे मुल्क में आया है और उसने वापस चले जाना है अपने मुल्क में। और इसके ऑपोजिट जो हमारा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है वो इसके ऑपोजिट है, जो पाकिस्तान से बाहर है और उसने वापस आ जाना है। ठीक है, ये बंदा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट पाकिस्तान आ रहा है, इसने अब वापस जाने की इसकी इंटेंशन नहीं है। और ये जो चाइना, जो दूसरी मैंने पहली एग्जांपल दी है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की, ये बंदा भी पाकिस्तान आया हुआ है लेकिन इसने वापस चले जाना है। ये कुछ देर स्टे करके आया हुआ है और ये इसने वापस जाना है। ये दोनों में अलग अलग फर्क है। आए दोनों पाकिस्तान है, लेकिन उनमें से एक शख्स ने वो जॉब के लिए आया पाकिस्तान में और उसने अपनी जॉब को कंप्लीट करके वापस जाना है, और दूसरा बंदा जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है ये पाकिस्तान में था, ये इसमें कंडीशन है, ये पाकिस्तान में था और इसने वापस चले जाना है। अच्छा, एक और इनमें फर्क क्या है कि ये जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है ना, इसकी शर्त ये है कि ये पाकिस्तान का नेशनल भी हो, इसके लिए नेशनल होना लाजमी है, इसके लिए नेशनैलिटी लाजमी नहीं है। ठीक हो गया। अभी आपने मेरे से इससे कोई क्वेश्चन नहीं करना, जब आप एमसीक्यूज करेंगे उसके ऊपर मगजमारी करेंगे, फिर मैं आपसे जो है वो सवाल करूंगा, फिर आपने मेरे से डिस्कस करना है। अभी आपने सिर्फ सुनना है तीनों सेक्शन को जो मैं बता रहा हूँ तसल्ली के साथ, फिर आपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी रमज़ान में हमारी जो मुलाकात होगी उसके अंदर मैं आपसे इसको डिस्कस करूंगा। अब सुनिएगा, एन इंडिविजुअल shall be exempt in respect of his foreign source income which is not brought in Pakistan। पहली शर्त कि वो उस इनकम को पाकिस्तान लेकर ना आए।
ठीक। पहली बात क्या की जा रही है जी बेटा, अभी मैंने कहा कि आपने क्वेश्चन नहीं करना प्लीज, अभी सिर्फ इसको सुन लें। ये जी स्क्रीन नहीं सर शो हो रही। क्यों बेटा, बाकी लोगों को भी शो नहीं हो रही? हो रही है स्क्रीन शो। हो रही है शो। आप ना हो रही है अपने सर वो इसमें। कनेक्शन चेक करके ना बेटा दोबारा जरा वो कनेक्ट कीजिएगा, तो बाज़ औक़ात जो है ना वो सिग्नल में प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सोर्स इनकम व्हिच इज नॉट ब्रॉट। तो ये कंडीशन हो, इंडिविजुअल तो है ही है ना, ये पहली कंडीशन है इसकी। दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि वो पाकिस्तान वो इनकम लेकर ना आए, ये ज़हन में रखना आपने। received in Pakistan if he is resident only by reason of his employment। दूसरी कंडीशन क्या आ गई, वो पाकिस्तान में कारोबार के लिए नहीं आया। पहली कंडीशन वो इंडिविजुअल हो, पाकिस्तान में वो फॉरेन सोर्स इनकम लेकर ना आए, और वो पाकिस्तान में जॉब के लिए आए, एंड इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years। ये इसकी चौथी कंडीशन आ गई। ठीक, मैं आपको अब इसकी एग्जाम्पल यहीं से दूं। फर्ज करें मिस्टर चू इन लाई जो है वो पाकिस्तान में है इस साल, तो इसको पाकिस्तान से सैलरी मिली 100 रुपये, और चाइना में उसका बिजनेस भी है जहां से उसको 200 मिले हैं। ठीक, और वो चाइना की इनकम पाकिस्तान लेकर नहीं आया। अब असूल ये कहता है कि चूंकि वो पाकिस्तान का इस साल रेजिडेंट है और उसकी ये इनकम भी टैक्स होनी चाहिए, लेकिन सेक्शन 50 ये कहता है चूंकि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है और इसने वापस चले जाना है और ये इनकम पाकिस्तान लेकर भी नहीं आया, इसलिए ये इसकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और इस साल उसकी जो पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम होगी 100। अच्छा, अब देखें, अज्यूम करें कि ये रेजिडेंट है और इसकी इनकम कितनी है पाकिस्तान से 100। इस 200 में से ये 50 जो है पाकिस्तान इसने रिसीव कर लिए किसी भी चैनल से। ठीक, तो इसकी फिर 50 जो है ये पाकिस्तान में टैक्स हो जाएगी, क्योंकि उसने उस कंडीशन को पूरा नहीं किया, और 150 जो है वो इसके एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड, ये इसकी कंडीशन है। ये लाजमी नहीं कि उसी मुल्क से, फर्ज करें कि अगर उसकी पाकिस्तान से इनकम उसकी 100 है, चाइना से उसकी 200 है, यूएई से उसकी इनकम जो है वो 300 है, राइट। अब इसकी ये फॉरेन सोर्स इनकम टोटल एग्जेम्प्ट होगी अगर पाकिस्तान में रिसीव ना करे। अगर उसने 100 का तो उसके साथ ताल्लुक नहीं है, 100 हो गया। चाइना की इनकम वो पाकिस्तान नहीं लेकर आया, एग्जेम्प्ट हो गई, लेकिन यूएई की इनकम ले आया तो फिर वो टैक्स हो जाएगी। और अगर वो यूएई की इनकम भी ना लेकर आया तो फिर ये भी पाकिस्तान में क्या होगी, टैक्स नहीं होगी। इसकी कंडीशन यही है कि वो पाकिस्तान में वो इनकम लेकर ना आए, इंडिविजुअल हो और एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो। अभी मेरे से आपने क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ इस बात को कंसिडर करना है, फिर जो है वो अपने जहन पे जोर देना है। आगे आ गया जी रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। देखें, इसके साथ सिटीजन का वर्ड लग गया, इसके साथ सिटीजन का वर्ड, इसलिए अब जरा एक चीज आपने फोकस करनी है। जब भी एग्जाम के अंदर, जब भी आपको एग्जाम में बताया जाए कि ये सिटीजन है इंडिविजुअल, तो फौरन आपके जहन में सेक्शन 51 रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का क्लिक जरूर करना चाहिए कि हाँ यार, सर ने मुझे रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के साथ सिटीजन का पढ़ाया। समझ आ गई? ये बात आपने बस जहन में रखनी। इज रेजिडेंट इन पाकिस्तान but was non-resident in the 4 preceding tax year। तो पहली कंडीशन कि वो सिटीजन हो, दूसरी कंडीशन के पिछले 4 सालों में वो आता जाता रहा लेकिन वो रेजिडेंट नहीं था। His foreign source income total shall be exempt in the current tax year and in the following tax year। अब दोबारा हम उसी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं कि मिस्टर हमीद जो है वो 2020 में पाकिस्तान आए यूएई से, तो उनकी पाकिस्तान से इनकम जो है वो 100 और यूएई से उनकी इनकम जो है वो है 200। आगे 2021 में उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम 200
और यूएई से 100। उसके बाद 2022 में उनकी पाकिस्तान से 300 और यूएई से 100। अच्छा, अब ये इस साल भी रेजिडेंट है, इस साल भी रेजिडेंट है, इस साल भी रेजिडेंट है, लेकिन इससे पिछले सालों में वो 2010 में गए और आते जाते रहे, लेकिन हर साल के वो क्या रहे, नॉन रेजिडेंट। किसी एक साल भी वो रेजिडेंट पिछले कंसेक्यूटिव 4 सालों में वो रेजिडेंट नहीं हुए। अगर ये पिछले 4 सालों में किसी एक साल भी रेजिडेंट हो गए तो फिर इनके ऊपर ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट नहीं गिने जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, लॉ ने क्या कहा? लॉ कहता है कि भाई इनके 2 सालों की इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन सी? फॉरेन सोर्स इनकम। तो फिर टैक्सेबल कितनी होगी? 2020 की 100, 2021 की 200। हाँ, अब यहाँ पर ये है, ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट नहीं है, यहाँ पर इन दोनों सालों में इनको रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट ही गिना जाएगा, लेकिन इस साल अब क्या है, ये नॉर्मल है, तो अब इनकी टैक्सेबल इनकम क्योंकि रेजिडेंट है तो 400 होगी, ये इनका है। अच्छा जी, इन दोनों के साथ टोटल इनकम, इनके साथ क्या कॉन्सेप्ट है, ये बात ज़हन में रखनी है। इन दोनों का एक कॉमन ट्रेड ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर, सारी इनकम जो इन कंडीशन में मीट करेगी फॉरेन सोर्स इनकम, वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन यही इनकम पाकिस्तान से होगी तो उनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, वो है जी फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ द रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसलिए मैंने ये लिखवाया कि यहाँ पर बेटा जो वर्ड यूज हुआ है वो ध्यान से आपने देखना है, वो सैलरी का है। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर जो है वो ये वाली कंडीशन के साथ आपको कैपिटल गेन दे सकता है, बिजनेस आपको दे सकता है, कोई और हेड अटैच करेगा कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि ये कंडीशन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सैलरी के साथ, ये बात ध्यान में रखें। और नॉर्मली पाकिस्तान में जो फॉरेन सोर्स सैलरी होती है वो एग्जेम्प्ट ही होती, देखिएगा। कहता जी फॉरेन सोर्स सैलरी, अच्छा इसकी 2 कंडीशन है, ए और बी। Foreign source salary by a resident individual is exempt in Pakistan if he has paid foreign income tax on the foreign source salary or his employer has deducted the tax at source from the salary and paid to the revenue authority of that country। अगर किसी शख्स ने, सुनिएगा बड़ी सीधी सी बात है, अगर किसी शख्स ने किसी मुल्क में, यूके में, यूएई में, जर्मन में, किसी भी मुल्क में उसको सैलरी मिली, राइट, और उस मुल्क ने उस सैलरी पे टैक्स लगा दिया हुआ है, टैक्स लगा दिया हुआ है, इससे मुराद यानी या तो टैक्स उसका डिडक्ट हो गया, या उसने अपनी पॉकेट से पे कर दिया, या वो पेएबल है। तो किसी भी कंडीशन में अगर सैलरी फॉरेन इनकम पाकिस्तान से बाहर बेटा टैक्स हो गई तो दोबारा वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। दोबारा सुन लें कि अगर सैलरी किसी शख्स की भी पाकिस्तान से बाहर टैक्स हो जाए तो वो पाकिस्तान में दोबारा टैक्स नहीं होती। पाकिस्तान में जितने लोग पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं बाहर से, जो जॉब कर रहे हैं, उनको बिला तकलीफ, बगैर किसी हिचकिचाहट के पाकिस्तान खुल के पैसा भेजना चाहिए, उस पर पाकिस्तान में दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज द वाइट मनी ऑफ दैट पर्सन। उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, सबके लिए वो वाइट है, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बात जहन में रखें, ठीक होगी बात। ये एक बड़ी। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, वो कहता है सैलरी अर्नड आउटसाइड पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट इफ, ये 2-3 क्वेश्चन में ये आया हुआ है, इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान, देखें दूसरी दफा वर्ड आ गया सिटीजन का, ठीक। तो जैसे ही सिटीजन का वर्ड आए तो पहली बात मैंने क्या बताई कि आपने रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट को सोचना है, और दूसरा
आपने सैलरी को सोचना है, सेक्शन 51 को सोचना है। देखें ये भी सेक्शन 51 है, ये भी सेक्शन 51 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में जब भी हमें सिटीजन का वर्ड मिलेगा तो हमें सेक्शन 51 और सब सेक्शन 2 ऑफ 51 को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों किसके लिए हैं? सिटीजन के लिए। लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, वो यानी उस साल के एंड तक वापस ना आए, वो सैलरी भी एग्जेम्प्ट होगी। अब इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दूं, सुनिएगा। देखें मिस्टर शोएब जो है, इनका टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक। ये पाकिस्तान में थे और इनको अप्रैल में जाके जॉब मिल गई यूएई में। ठीक, अच्छा अब देखें यहाँ पर इनका स्टे जो है वो 183 डेज से ज़्यादा है, तो इसलिए मिस्टर शुएब इस साल के लिए क्या हो गए? पहली बात है रेजिडेंट। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान से इनको सैलरी मिली 100 और पाकिस्तान में इनका बिजनेस भी है और इनसे उन्होंने कमाया 200। इसी तरह इन्होंने यूएई में जाके इनकी वहां से जो सैलरी है वो है 300 और इन्होंने वहां पर एक छोटा मोटा कारोबार भी किया और वहां से इन्होंने 200 वो भी कमा लिया। अब अगर एग्जाम में कुछ ना बताया जाए, कुछ भी ना बताया जाए, तो चूंकि मिस्टर शुएब रेजिडेंट है तो उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स होनी चाहिए। तो 336 और 2 800 उनकी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए एक्सेप्शन के अलावा। लेकिन सेक्शन 52 ये बताता है कि मिस्टर जो शुएब है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए और हम अज्यूम करते हैं कि अगर नहीं बताया एग्जाम में तो वो पाकिस्तान के नेशनल भी हैं और ये यहाँ पर 30 जून तक पाकिस्तान वापस नहीं आए, ये पाकिस्तान से बाहर ही रहे। अब आप ये सवाल दरमियान में पूछ सकते हैं, सर अगर वो किसी दिन एक दिन आके फिर वापस चले गए फिर आए, यार ऐसी चीजें इंशाल्लाह पेपर में आपसे वो बात नहीं करेगा। तो अगर आप भी गए तो हम उसको यही ज्यूम करेंगे कि वो पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि हम उनके दिन कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी रेजिडेंट है। ठीक, उसने कहा जी रिमेन्स अब्रॉड, वो बाहर ही रहे, उससे यही समझा जाएगा कि वो पाकिस्तान से बाहर ही थे। हाँ, अगर वो बंदा परमानेंट बेसिस पे यहाँ आखिरी दिन भी शुएब वापस आ गया तो इसकी 800 ही इनकम टैक्स होगी। लेकिन क्या हुआ कि वापस शुएब नहीं आया, अब क्या होगा? उसकी जो सैलरी है ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, लेकिन चूंकि रेजिडेंट है तो इसलिए फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम पे टैक्स लगेगा। तो इस तरह उनकी 1 2 3 और 2 उनकी जो टैक्सेबल इनकम होगी कितनी होगी? 500 होगी। ठीक है जी, ये था जी इसका कॉन्सेप्ट। पहले आपने मेरे से सवाल करने से पहले इन तीनों को ध्यान से पढ़ना है, गौर से सोचना है, फिर मेरे से सवाल करना है जी। और ये समझ लें कि दिस इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये दिल है इस चैप्टर का जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये एक्सेप्शंस हैं इसके। जी मेरा बेटा, इसको एक बार तसल्ली से पढ़ लें फिर मेरे से क्वेश्चन कीजिए।